स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल पुस्तक में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब हम कक्षा 7 के गणित विषय के भी वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज अपना कक्षा 7 का RBSC बोर्ड का 2021 का पहला वीडियो गणित का जो कक्षा 7 का है वो पूर्णांक पहली प्रश्नावली से हम बनाने जा रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है, अभिभावकों से अनुरोध है कि अगर आपका बच्चा कक्षा 7 में पढ़ रहा है तो उसको आप सूचित कर दें और अपने इस YouTube चैनल से जुड़ जाए, ताकि अब हर दिन कक्षा 7 के भी वीडियो साथ में आते रहेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम शुरू करते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कक्षा 7 मैथ का जो पहला वीडियो है वो पूर्णांक से संबंधित है। यहाँ पहला अध्याय है पूर्णांक, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। पूर्णांक संख्याओं का एक बहुत बड़ा संग्रह है। हमने कक्षा 6 के वीडियो में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं पढ़ी। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है ये हमें जानना सबसे पहले जरूरी है। हमने प्राकृत संख्या कक्षा 6 का वीडियो आप देख सकते हैं। प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हम संख्याएं पढ़ते हैं। ये सारी जो हमें प्राकृतिक रूप से संख्याएं गिनती के लिए मिलती हैं, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं में अगर हम शून्य शामिल कर दें, इन संख्याओं में शून्य शामिल कर दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं ये प्राकृत संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो और लेते हैं। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 इस तरह से ये -8, 9, 10 की ओर इधर बढ़ती जाएंगी। ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये धनात्मक संख्याएं हैं। इनमें ये शून्य शामिल है तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्या और जोड़ दें तो पूर्णांक होती है। तो क्या होती है? पूर्णांक। और पूर्णांक को हम इस तरह से लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे। ये जो संख्या हैं ये पूर्णांक हैं। तो आप सभी के पूर्णांक संख्याओं का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं। अब हम इन पूर्णांक संख्याओं को जो संख्या रेखा है उसके ऊपर कैसे लिखते हैं, आइए इन पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना सीखें। संख्या रेखा मैंने आपको पिछले कक्षा 6 के इस वीडियो में मैंने बता दिया था। एक हमें रेखा खींचनी होती है और उस रेखा के ऊपर, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, आप इसको सीधी रेखा खींचें और इस संख्या रेखा के ऊपर हम निश्चित दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं, एक निश्चित इकाई लेकर के। और इनके बीच में है उसके ऊपर हम 0 ले लेंगे। इधर -1, -2, -3, -4, इधर +1, 2, 3, 4। जो प्लस का है उसके ऊपर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस है उसके लिए माइनस लिखना जरूरी है। इस संख्या रेखा में जो बाईं तरफ है वो तो है ऋणात्मक और जो दाईं तरफ है वो है धनात्मक संख्याएं। और ये निश्चित दूरी पर इस तरह से हमें इनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस संख्या रेखा से संबंधित ही पहली प्रश्नावली है 1.1
जिसका पहला ही सवाल हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अपनी बुक को खोलिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल पढ़िए, उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। अपनी पहली प्रश्नावली का पहला सवाल, एक संख्या रेखा के ऊपर कुछ तापमान लिखे हुए हैं डिग्री सेल्सियस में, और एक दिन के कोई स्थानों के विशिष्ट स्थानों के तापमान दिए हुए हैं। जैसे यहाँ एक स्थान का नाम लिखा है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। ये कोई स्थान है, उन स्थानों का टेम्परेचर एक दिन का नोट किया हुआ है, और वो यहाँ पर इस तरह से तीर के निशानों से दर्शाया गया है संख्या रेखा के ऊपर। इस संख्या रेखा में हम देख रहे हैं -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये जो मान है डिग्री सेल्सियस में है। ये प्रश्न दे करके इसके अंदर प्रश्न पूछा है कि अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये जो अंकित स्थान है इनका तापमान लिखना है। तो पहले ए भाग का जवाब होगा, जो लाहौल स्पीति है उसका तापमान कितना है। इसका तापमान देखिए, ये तो -10 है, ये -5 है। तो -5 के बाद में यहाँ -6, -7, -8, -9, -10, यानी ये एक एक खन्ने हैं वो एक इकाई के हैं। तो यहां से हम गिन सकते हैं इस तरह से, 5 के बाद में 6, 7, 8, तो कितना हुआ इसका -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लाहौल स्पीति जो स्थान दिया है उसका जो तीर का निशान है वो -8 के ऊपर है, तो इसका जवाब अपना हो जाएगा लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। श्रीनगर का कितना है, 0 के बाद में 1, 2, यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हम देख करके बता सकते हैं। ऊटी का कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 से एक खाना पहले है। और बेंगलोर का क्या है, 20 के बाद में 21 और 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपने पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ कि अंकित स्थानों के तापमान लिखिए, और हम इस संख्या रेखा पर गिन करके इन इकाइयों को अच्छे से जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आपने अंकित स्थानों का तापमान इस तरह से लिखा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर कीजिए। देखिए, गर्म वो होगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ठंडा वो होगा जिसका सबसे कम होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा तो ये हुआ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे कम क्या हुआ, ये हुआ -8 डिग्री सेंटीग्रेड। उल्टा 0 से भी कम चला गया माइनस में। तो सबसे ठंडा हुआ लाहौल स्पीति और सबसे गर्म हुआ बेंगलोर। तो इन दोनों के तापमान में अंतर करना है। कहने का मतलब ये है कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसमें से हमें घटाना है कितना, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधा ही मत लीजिए ना, 22 - 8, 22 - 8 कुछ बच्चे ऐसे करेंगे और 22 - 8 करके 14 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। यहां ये माइनस घटाना है और माइनस का निशान है। तो इसका कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएंगे यहां, और ये 22 और 8 कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों स्थानों का जो टेम्परेचर का अंतर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इस तरह से इन खन्नों को गिन सकते हो अच्छी तरह से। इन दोनों के बीच में कुल 30 खन्ने आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे भूलवंश या जानकारी नहीं रखते हैं, उस वजह से इन का अंतर क्या है कि 22 और 8 का अंतर है वो सीधा ही कर देते हैं। 22 में से 8 घटाए और 22 में से 8 घटाते 14 लिख दिए। यहां बस यही बात आपसे जो पर्सन है वो पूछना चाह रहा है कि आप लोगों को इस चीज का ज्ञान है या नहीं। जब हम 22 में से -8 घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इनका अंतर क्या हुआ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। का ऑप्शन लेते हैं लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर। तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें से घटाएंगे लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -2 में से -8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, -8 में से -2 गए 6। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जो ज्यादा है उसमें से कम घटाएंगे, और ज्यादा यहाँ क्या है, -2 है, और कम क्या है, -8। तो ज्यादा में से कम घटाना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं,
कि कम में से ज्यादा घटाते हैं, कम में से हम ज्यादा नहीं घटाएंगे, यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे। अपना दूसरे सवाल में दिया गया है कि कोई एक प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी में कोई सही उत्तर देगा तो उसको धनात्मक अंक मिलेंगे, अगर कोई गलत उत्तर देगा तो उसको ऋणात्मक अंक मिलेंगे। तो जैक ने इस प्रश्नोत्तरी में भाग लिया और 5 राउंडों में उसको इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए। पहले राउंड में 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे राउंड में 15 और 5वें राउंड में 10 अंक प्राप्त हुए। कुल मिलाकर के उसके 5 राउंड थे, कुछ में उसने सही किए तो धनात्मक अंक और कुछ में उसने गलत किए तो उसको ऋणात्मक अंक मिले। और अब पूछा गया है कि पूरी जो प्रश्नोत्तरी पूर्ण हो गई 5 राउंड, तो उसके बाद में उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए। कुल अंक का मतलब है इन सभी का जोड़। तो कुल अंक, इसको हल हम इस तरह से करेंगे, कुल अंक बराबर 25 प्लस में -5 प्लस में -10 प्लस में 15 प्लस में 10, इस तरह से जोड़ लेंगे। जो माइनस वाला है उसको तो हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया और बाकी को हमने ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसका जो ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है माइनस। तो 25 - 5 -10 प्लस 15 प्लस 10, इनको हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस वालों को तो अलग जोड़ लेंगे और जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ लेंगे। सबसे पहला अंक है उसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो प्लस ही है। तो 25 और 10 35 और 15 50 हो गए। प्लस के तो कितने हो गए 50, तो माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ लिए तो कितने हो गए 5 और 10 15। तो इसमें से 50 में से 15 गए 35। ये अपना इसका जवाब होगा कि जैक ने कुल 5 राउंडों में 35 अंक प्राप्त किए। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। आप तीसरे सवाल को पढ़िए। तीसरे सवाल में दिया गया है श्रीनगर का तापमान सोमवार को -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार को कितना था -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मंगलवार को अगले दिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो मंगलवार को तापमान कितना हुआ कम हुआ, इसका मतलब माइनस में और माइनस चला गया और माइनस में और चला गया तो माइनस का तो 5 था ही और इसमें क्या हो गया -2 और हो गया, तो कितना हो गया -7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जवाब हो गया मंगलवार को टेम्परेचर कितना हो गया -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बुधवार को उससे अगले दिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। क्या हो गया बढ़ गया, -7 था और +4 यानी 4 बढ़ गया तो कितना हो गया अब -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस सवाल का जवाब हुआ कि श्रीनगर का तापमान सोमवार को -5 था, मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने से -7 डिग्री और बुधवार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अपने बुक से प्रश्न 4 को आप पढ़िए। देखिए प्रश्न के साइड में एक चित्र भी दिया हुआ है, एक जहाज का, नीचे समुद्र का और उसके नीचे एक पनडुब्बी का। इसमें प्रश्न में यह बताया गया है कि समुद्र तल से एक जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समुद्र तल से इस जहाज के बीच में जो दूरी है वो 5000 मीटर है और समुद्र के अंदर गहराई में एक 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी है। ये दोनों जब एक सीध में आते हैं तो इनके बीच की ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी जो दूरी है, एक सीधी दूरी, वो कितनी है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये 5000 और ये 1200 आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तल से 1200 मीटर ये नीचे है और इस तल से ये 5000 मीटर ऊपर है, तो उन दोनों के बीच में कुल दूरी कितनी हुई 5000 प्लस में 1200 और इन दोनों का योग होगा तो 6200 मीटर। ये अपना इस सवाल का जवाब आ जाएगा। 5000 को और 1200 को दोनों को जोड़ देंगे। अपना 5वां सवाल है, मोहन अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन वो बैंक से 1642 रुपए निकलवा लेता है और प्रश्न में दिया गया है कि जो राशि निकलवाता है उसे ऋणात्मक निरूपित की जाए।
तो बैंक में जो जमा राशि की जाती है उसको कैसे हम निरूपित करेंगे? धनात्मक। निकालने वाली को ऋणात्मक, तो जमा कराने वाली को क्या करेंगे हम? धनात्मक। तो इसको हम प्लस से निरूपित करेंगे। अब आगे इस सवाल में पूछा गया है कि बैंक से मोहन ने जब पैसे निकलवा लिए तो उसके बाद में बैंक में शेष राशि कितनी बची? आप सब समझदार हो, 2000 उसने डलवाए और उसमें से 1642 निकलवा लिए, तो शेष क्या बचा? इसका घटाव कर देंगे। और घटाव आप लोगों को करना ही आता है। इस 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 4 गए 5 और इधर 9 में से 6 गए 3, 358 रुपए उसके बैंक में बैलेंस बचेगा और वो बचेगा प्लस में, यानी उसके पास है। प्रश्न 6 में दिया गया है, एक लड़की है वो रीता ए बिंदु से चलती है, पूर्व दिशा की ओर बिंदु बी पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर इसी रेखा के अनुदिश 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर पूर्व और इधर वापस पश्चिम की ओर चलती है 30 किलोमीटर और पॉइंट सी पर आ जाती है। यहाँ बी से चल करके वापस सी पर आ जाती है 30 किलोमीटर। तो देखिए 20 किलोमीटर तो ये इसने ये तय की और वापस इसी रेखा पर आती है तो 20 ये होगा और ये कितना हो गया? अब 10। अब ए से सी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। इसमें यह पूछा गया है कि पूर्व की ओर चल रहे हैं तो उसको धनात्मक हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? ऋणात्मक। और एक बात पूछी गई है कि ए से सी की जो दूरी है उसको अब हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे -10 किलोमीटर। यहां तो 0 है, यहां से ये 20 प्लस फिर वापस 30, तो 20 में से 30 को घटाया है और 20 में से 30 को घटाएंगे तो -10 आता है, तो इसको हम -10 किलोमीटर निरूपित करेंगे। अपना 7वां सवाल दिया है, इसमें दिया गया है कि 2 वर्ग दिए गए हैं और इन दोनों वर्गों में से मायावी वर्ग वो है जिनकी पंक्तियों का और स्तंभों का और विकीर्णों का योग एक समान है। तो आप इन दोनों वर्गों में से बताइए कि मायावी वर्ग कौन सा है। हम देखते हैं इनकी जो ये पहली पंक्ति है इसका योग कितना होता है? 5 -1 -4 माइनस के 5 हुए तो इसका मान क्या आ रहा है? 0। इसका -5 -2 -7 और 7 क्या आ रहा है? 0। और इसका 3 -3 कितना आ रहा है? 0। ऊपर से देखते हैं तो कितना मान आ रहा है? 0। इधर से देखते हैं तो कितना मान आ रहा है? 0। इधर से देखते हैं तो मान कितना आ रहा है? 0। यानी पंक्तियों और स्तंभों का मान तो 0 आ रहा है। जब हम विकीर्णों की बात करते हैं तो कितना आ रहा है? -3 -2 5 5 और ये इस विकीर्ण का भी 0। इसका देखते हैं तब आता है -6। देखिए -4 और -2 कितने होते हैं? -6। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पंक्तियों का मान तो एक समान आ रहा है, स्तंभों का मान भी एक समान आ रहा है, एक विकीर्ण का मान भी एक समान आ रहा है, लेकिन दूसरे विकीर्ण का मान -6 आ रहा है, इसलिए मायावी वर्ग नहीं है। इसका देखते हैं 1 और -10, इसके आ गया -9, इसका भी -9, 6 और 7 ये हो गए 13 और 4 कितने हो गए? -9। इन सभी पंक्तियों का मान -9 आ रहा है। इनको देखते हैं तो भी -9 और इसको देखते हैं तो भी -9, इसको देखते हैं तो भी -9। इस विकीर्ण का 10 में से क्या? -9। इस विकीर्ण का -9। कहने का मतलब दोनों विकीर्णों का और सारी पंक्तियों और स्तंभों का मान इसका एक समान आ रहा है -9 और इसका सही नहीं आ रहा है, तो ये तो है मायावी वर्ग 2 नंबर, तो ये मायावी वर्ग नहीं है। 8वां जो सवाल है उसमें सत्यापन करना है, आप इसको हल करने का प्रयास करें और मैं नहीं बताऊंगा। और 9वां जो सवाल है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का निशान लगाना है। ये भी बहुत सरल सवाल है, इसमें से एक सवाल, पहला सवाल मैं कर देता हूं, बाकी सवाल इसके आप ही करोगे। देखिए 9वें सवाल में पहला ए पार्ट है वो दिया है -8 प्लस -4। यहां एक डिब्बा दे दिया, इस डिब्बे में निशान लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर का। और -8 माइनस में -4। तो देखिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। ब्रैकेट खोलते हैं तो -8
और ये खोलते हैं तो -4, -8 और -4 कितने हो गए? -12। ये डिब्बे का निशान, इसको हल करते हैं -8 और माइनस ये क्या हो गए? +4। तो इस 8 में से ये 4 गए तो -4। अब हमें ये देखना है कि ये बड़ी है या ये। -12 बड़ा होता है या -4? कुछ बच्चे इसको बड़ा बताएंगे लेकिन गलत, ये बड़ा है। हम जब संख्या रेखा पर देखते हैं तो ये बिल्कुल बाईं ओर आएगा, ये आगे दाईं ओर जाता है। तो जो दाईं ओर होती है वो संख्याएं बड़ी होती है। तो यहाँ हम जो बड़ी होगी उसी तरफ मुँह वाला निशान हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -12 लेस देन -4, यानी -4 से -12 है वो छोटी है। इसी तरह से आगे वाले सवाल आप हल करोगे। और जो 10वां सवाल है वो हम और हल कर लेते हैं। उसमें से एक जो भाग है वो मैं हल करूंगा, दूसरा भाग आप हल करेंगे। चलिए 10वां नंबर सवाल है, उसको हल करके इस वीडियो को हम यहाँ विराम देते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 है वो ये दिया गया है कि तालाब के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है नीचे की ओर। एक बंदर है वो 1 नंबर सीढ़ी पर बैठा हुआ है और वो छलांग लगा करके यहाँ पानी पीने के लिए जाता है। और 1 नंबर से 9 नंबर सीढ़ी के लेवल पर पानी है। तो वो पहली छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ी नीचे जाता है, 3 सीढ़ी नीचे जाता है, यानी नीचे जाने का मतलब है माइनस। और फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर आता है प्लस। इस तरह से वो छलांग लगाता है। तो बताइए वो पानी के पास कितनी छलांगों में पहुंच जाएगा? ऐसे सवाल मेंटल एबिलिटी में अक्सर पूछे जाते हैं और ये एक मेंटल एबिलिटी का ही सवाल है। यहां देखिए एक राउंड में देखिए 1 से 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, यानी 1, 2 और 3 सीढ़ी, और वापस छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी दूसरी छलांग में 1 और 2 सीढ़ी ऊपर आएगा। तो कुल इस राउंड में वो 1 सीढ़ी नीचे गया। फिर यहां से छलांग लगाएगा, यहां वापस यहां, यहां से यहां वापस यहां, यहां से यहां वापस यहां, यहां से यहां फिर वापस यहां, यहां से फिर वो यहां लगाएगा। तो यहां से वापस आने की फिर जरूरत नहीं है। यहां तक उसने कुल कितनी छलांगें लगाई तो ये हम देखते हैं। तो यहां देखिए 2 छलांगों में उसने 1 सीढ़ी क्रॉस की, फिर अगली 2 छलांगों में 1 सीढ़ी क्रॉस करेगा, अगली 2 छलांगों में 1 सीढ़ी क्रॉस करेगा। इस तरह से हम अगर गिनेंगे तो कुल मिलाकर के 11 छलांगों में वो पानी के पास पहुंच जाएगा। तो इसको हम क्या इस तरह से गिन करके हल करें? और कोई सरल तरीका नहीं है। सरल तरीका बस यही है कि हमें ये देखना है कि इसके और इस सीढ़ी के बीच में अंतर कितना है। 1 और 9 के बीच में अंतर हुआ 8 का। तो नीचे की ओर जा रहे हैं तो -8 से लिखेंगे, नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? -8 से। और ये पैटर्न चलेगा +3 -3 +2 -3 +2 -3 +2। और -8 के बराबर कब होगा ये हमें देखना है। -3 +2 -3 +2 -3 इस तरह से ये कब होगा? देखिए यहां इसका 1 मान आता है, 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 इसका 1 मान आता है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5। और अगला जो मान है वो सीधा रख देंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3 8। तो यहां तक हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कुल कितनी छलांगें लगा दी उसने? 11। -3 सीढ़ी +2 सीढ़ी, -3 सीढ़ी +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3। अब +2 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो पानी के स्तर के पास पहुंच गया और प्रश्न में यही पूछा गया है। कई बच्चे क्या करते हैं, अब और -2 करेंगे। फिर इस तरह से नहीं करना है, बस पानी के स्तर तक पहुंच गया, यहाँ पानी पिएगा आराम से, अब वापस चलेगा। अगले सवाल में यही पूछा गया है कि अब वो वापस आ रहा है तो बाहर की तरफ निकलता है तो 4 और फिर वापस 2, फिर 4, फिर वापस 2। तो आप लोगों को पता है अंतर कुल कितना है? 8 का। और करना क्या है? 4 + -2, 4 + -2। इस तरह से आप चलते जाएं और 8 कब तक हो वहीं पर आप रुक जाएं, आपका उत्तर आ जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने पहली प्रश्नावली को अच्छी ढंग से समझने का प्रयास किया।
आप सभी का शुभ दिन।